हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वो पार्ट जिस पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। यानी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन मैं इसे प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, इट्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो व्हाई न्यूरॉन इज इंपॉर्टेंट इन द कोऑर्डिनेशन, ये चीज आपको समझना है। ओके तो न्यूरॉन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि न्यूरॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम बोला जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है, पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड था। इसे प्रीवियस वीडियो में आप एक एक एग्जांपल समझ चुके हैं। अब आप एक छोटी सी बात समझिए, पूरा जो बॉडी का फंक्शन है, मैं ब्रेन के बारे में बात कर रहा हूं कि पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी को कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है। एंड ब्रेन कैसे ये फंक्शन परफॉर्म करता है, ये चीज भी मैं बता चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियो में, बाय जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। यानी ये सिग्नल्स को सेंड भी करता है एंड सिग्नल्स को रिसीव भी करता है। अब आप एक बात समझिए, अगर प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं होगी बॉडी में, अगर प्रॉपर कनेक्शन नहीं होंगे बॉडी में, तो बॉडी की फंक्शनिंग भी प्रॉपर नहीं होगी। एक सिंपल सा एग्जांपल आप लेके चलिए कि अगर आपके पास मोबाइल फोन तो बहुत अच्छा है, मोबाइल फोन आपके पास बहुत अच्छा है, बहुत कॉस्टली है, बट उसमें सिम कार्ड उस कंपनी का है जिसका नेटवर्क रेंज अच्छा नहीं है, तो बार बार क्या होगा, आपकी कॉल ड्रॉप होगी, यानी आप प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरह से मोबाइल के सिग्नल्स इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रॉपर कम्युनिकेशन, उस तरह से बॉडी में भी सिग्नल्स का ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट है, सिग्नल्स की रिसीविंग इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग। और ये पूरा फंक्शन करता कौन है, ये फंक्शन करता है न्यूरॉन। दैट्स व्हाई न्यूरॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम बोला जाता है। बात को बहुत ध्यान से आपको समझना है कि इट इज वेरी सिमिलर। अगर मैं इसकी फिजियोलॉजी की बात करूं और इसके रिलेशन की बात करूं, तो इट इज वेरी सिमिलर टू द example of mobile signaling. Okay, मोबाइल सिग्नल्स में भी एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा है तो प्रॉपर कम्युनिकेशन है, अगर नेटवर्क कनेक्शन अच्छा नहीं है तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। अब इस चीज को समझने के लिए हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, इसकी फिजियोलॉजी को समझेंगे एंड इसके बाद हम इसकी फंक्शनिंग को समझेंगे। अब न्यूरॉन में जो पोर्शन आप देख रहे हैं, बेसिकली ये पूरा एक स्पेशलाइज्ड सेल है। स्पेशलाइज्ड सेल क्योंकि आप जानते हो, आपने 9th में पढ़ा है, आपने 10th में भी पढ़ा है, ये बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है। तो ये लॉन्गेस्ट सेल है और इसे स्पेशलाइज्ड सेल भी बोला जाता है। स्पेशलाइज्ड सेल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये स्पेशल है इन परफॉर्मिंग एन एक्शन ऑफ generation of impulse and receiving of impulse and the coordination with the entire body. Okay, so longest cell or specialized cell। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग भी आपको दो मेजर कंपोनेंट्स की तरफ इशारा कर रही है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, एक सेल का स्ट्रक्चर है, बस स्ट्रक्चर में आपको जो टू मेजर कंपोनेंट्स देखने हैं उस पे आपको फोकस करना है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, द अपर पार्ट, इसको हम साइटोन बोलते हैं। साइटोन का मतलब सेल बॉडी, सेल बॉडी का मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड है, यानी ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये इसका मेम्ब्रेन है, यानी इट इज प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अदर नेम है ये प्लाज्मा लेमा। और प्लाज्मा लेमा से यानी सेल मेम्ब्रेन से जो पोर्शन इनक्लोज्ड है उसको हम बोलते हैं साइटोन और सोमा और सेल बॉडी।
अब इसमें जो इनक्लोज्ड पोर्शन है, इसमें ये चीज तो आपको विजिबल है, न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस के अलावा भी इसमें ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी है, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेले एब्सेंट होता है, और उसकी एब्सेंस की वजह से न्यूरॉन्स को नॉन डिवाइडिंग सेल बोला जाता है। ये लॉस्ट कर देता है अपनी प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल। इसमें सेंट्रियोल्स नहीं होते। तो साइटोन वो पोर्शन है जो इसकी कंप्लीट सेल बॉडी को कवर करता है। तो साइटोन को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो वो पोर्शन जो प्लाज्मा लेमा से इनक्लोज्ड है, यानी ये पोर्शन जिसमें न्यूक्लियस आपको दिख रहा है और सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी है, बट एक्सेप्ट सेंट्रियोल्स। तो साइटोन मींस द एंटायर सेल बॉडी प्लस न्यूक्लियस with all membrane bound organelles, all membrane bound organelles. ओके, तो ये चीज तो इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका मेनली सेल स्ट्रक्चर है, बट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। सेंट्रियोल्स इसमें एब्सेंट है, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, एंड दैट्स व्हाई neurons lost the ability of division. neurons non dividing cell की कैटेगरी में है, तो neurons lost the ability of division. तो ये इसका फर्स्ट पोर्शन था, साइटोन पार्ट। अब साइटोन में ही एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। आप बहुत ध्यान से देखें तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको निसल ग्रैनुल्स बोलते हैं। निसल ग्रैनुल्स के लिए माना जाता है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ब्रेकडाउन होने की वजह से बनता है। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको याद होगा, अगर आपने इसको पढ़ा है पहले कभी 9th में भी आपने इसको पढ़ा होगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, और राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। यानी ये जो पोर्शन है सेल बॉडी के अंदर, ये न्यूरॉन्स के लिए प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। एंड प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? ये इसकी ग्रोथ एंड इसके रिपेयर मैकेनिज्म में भी इन्वॉल्व है, एंड इसके फंक्शनिंग में भी इन्वॉल्व है। अभी हम लोग इसकी फंक्शनिंग को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो निसल ग्रैनुल्स इज द सेकंड पार्ट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। निसल्स ग्रैनुल्स, and they are formed by breakdown of rough endoplasmic reticulum. So it is formed by breakdown of rough endoplasmic reticulum, and they are responsible for synthesis of protein. यानी एक चीज आपको याद रखनी है कि निसल ग्रैनुअल से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, synthesis of proteins for the repair, for the growth and for the proper functioning. तो इस पोर्शन में एक चीज तो आपको निसल ग्रैनुल्स दिख रहा है, बाकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स वैसे ही फंक्शन करेंगे जैसे नॉर्मल सेल्स में होते हैं। बट इस साइटोन का ये जो प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं, ये प्रोजेक्शन सेल मेम्ब्रेन का ही प्रोजेक्शन है, सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि देखिए ये जो प्लाज्मा लेमा है यही कंटिन्यूअस है और नंबर ऑफ फाइबर्स लाइक प्रोजेक्शंस बन चुके हैं। इन प्रोजेक्शंस को बोलते हैं डेंड्रॉन। एंड डेंड्रॉन का फंक्शन क्या है? डेंड्रॉन का फंक्शन क्या है? थर्ड कंपोनेंट में एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। डेंड्रॉन along with dendrites also, dendrites. Okay, तो dendrons are the projections arise from the cell body. ये प्रोजेक्शन क्यों अराइज होते हैं कि न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? बॉडी में कहीं पे भी कोई स्टिमुलाई आएगा, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपकी ईयर भी स्टिमुलाई रिसीव कर रही है, आप देख रहे हैं, आपकी आईज भी स्टिमुलाई रिसीव कर रही है, आप अगर फोन पे वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपकी स्किन पे भी स्टिमुलाई रिसीव हो रहे हैं, और ये सारे स्टिमुलाई हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। तो इस तरह से जो डिजाइनिंग है, जो नंबर ऑफ डेंड्रॉन्स एंड नंबर ऑफ फाइनेस्ट ब्रांच डेंड्राइटिस,
ये क्यों डिजाइन है? ताकि ये मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन ले सके। डेंड्राइटिस को वैसे भी डेंड्रॉन का फाइनेस्ट ब्रांच बोला जाता है, एंड ये जो फाइनेस्ट ब्रांच है ये इंफॉर्मेशन को, मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में हेल्पफुल है। तो फंक्शन क्या हुआ इसका? टू रिसीव मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, टू रिसीव मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन। एंड अब मैं बहुत सिंपल सी चीज समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, डेंड्रॉन पे जो इंफॉर्मेशन आएगा सबसे पहले ये डेंड्राइटिस पे ही आएगा या डेंड्रॉन पे आएगा, ठीक है, क्योंकि डेंड्राइटिस तो वो फाइनेस्ट ब्रांच है जहां पर डेंड्रॉन भी नहीं एंटर कर पाता है, वहां डेंड्राइटिस एंटर करती है। और ये इंफॉर्मेशन डेंड्राइटिस से होते हुए साइटोन की तरफ आती है, और फिर साइटोन से एक्सॉन की तरफ आ जाती है। यानी मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये जो स्टिमुलाई रिसीव हो रहा है यहाँ पे, ये हम मान लेते हैं ये स्टिमुलाई जो रिसीव हो रहा है यहाँ पे, स्टिमुलाई, ओके, जो भी एक्सटर्नल चेंज बॉडी रिसीव करती है, नोटिस करती है, तो जिसमें बॉडी अपना एक्शन रिस्पॉन्ड कर दे, तो ये स्टिमुलाई जो रिसीव हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। तो ये भी अंडरस्टूड है कि ये जो सिग्नल्स है ये यूनि डायरेक्शनल है। तो डेंड्रॉन रिसीव करेगा मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन को एंड इसको सेंड करेगा अदर कंपोनेंट्स को, तो इट मेक्स और इट मेंटेन्स द यूनि डायरेक्शनल फ्लो, यूनि डायरेक्शनल फ्लो। क्लियर? तो डेंड्रॉन के बारे में भी आपको समझ में आ गया। साइटोन एंड जो इसका इंटरनल कंटेंट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल वैसे ही फंक्शन करेंगे जैसे नॉर्मल सेल में करते हैं। सेंट्रियोल्स एब्सेंट है, डिवीजन तो होगा नहीं। निसल ग्रैन्युल्स, ये एक न्यू चीज आपने नोटिस की है क्योंकि ये बनता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप देखिए, डेंड्रॉन एंड साइटोन के बाद ये जो प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं, देखिए ये भी सेल बॉडी का ही प्रोजेक्शन है, सेल बॉडी का ही प्रोजेक्शन है, इलॉन्गेशन तो सेल बॉडी से ही हुआ है। और ये जो प्रोजेक्शन है इसे हम बोलते हैं एक्सॉन, ओके। तो ये जो प्रोजेक्शन है, इस पूरे प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं एक्सॉन, जो नॉन प्रोजेक्शन आ रहा है। एंड एक्सॉन के स्ट्रक्चर में आप बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, क्योंकि ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे न्यूरॉन में, क्योंकि अभी जो मैं बताऊंगा इसकी फंक्शनिंग, उसमें इसी पे हमें बेस्ड रहना है फॉर द जनरेशन ऑफ इंपल्स। तो ये स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बोर्ड पे बहुत ध्यान से देखिए कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, जो ब्लैक मार्कर से मैंने पॉइंट आउट किया है, ये तो एक्सॉन है। और एक्सॉन की कवरिंग को भी स्पेशलाइज्ड नेम दिया गया है, मतलब प्लाज्मा लेमा ऑफ एक्सॉन इज नोन एज एक्सोलेमा। तो एक्सॉन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सोलेमा, ये चीज तो क्लियर हो गई आपको। एंड एक्सॉन के जस्ट आउटर पे ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है एक्चुअली इसका, एंड मैंने मार्क किया है रेड जो पोर्शन, वो सेल है। इस सेल को बोलते हैं स्वान सेल्स, ओके। एंड स्वान सेल्स को ही सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है, क्योंकि ये न्यूरॉन्स को रिजनरेट करता है। तो स्वान सेल का भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे। एंड स्वान सेल के बाहर ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये जो पोर्शन है, ये आउटर कवरिंग जो मैंने ब्लू मार्कर से मेंशन की है, ये माइलिन शीट है। ये फैटी टिश्यू से बना होता है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ये इंसुलेशन देता है, इसलिए इसको व्हाइट इंसुलेटिंग शीट भी कहा जाता है। तो पहले तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझनी है ट्रांसवर्स सेक्शन में कि जो कवरिंग है मेजर, ये कवरिंग आपकी एक्सोलेमा, एक्सोलेमा, ओके। उसके बाद जो कवरिंग आप देख रहे हैं, नंबर 2 कवरिंग, ये हो गया आपका स्वान सेल्स। एंड इसके बाद जो स्वान सेल के आउटर पे कवरिंग होगी, उस कवरिंग को हम बोलते हैं इस कवरिंग को हम बोलते हैं माइलिन शीट। तो ये कवरिंग हो गई माइलिन शीट। तो ये पूरी एनाटॉमी आपको समझनी है। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये जो स्वान सेल है, स्वान सेल का भी अभी एक सेल है,
ये जो सेल आप देख रहे हो यानी इसका भी मेम्ब्रेन होगा। स्वान सेल एक सेल है तो सेल का भी मेम्ब्रेन होगा एंड इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, ये जो मेम्ब्रेन आप यहां देख रहे हो स्वान सेल के ऊपर, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा। तो एक्सॉन की कवरिंग एक्सोलेमा, साइट्रॉन में प्लाज्मालेमा एंड स्वान सेल की कवरिंग न्यूरिलेमा। ये बहुत अच्छे से आपको समझना है, अदरवाइज आपको फंक्शनिंग में डिफिकल्टीज आएंगी। अब इस कवरिंग को समझने के बाद हम आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, यानी अब हम लोग एक्सॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्सॉन के बारे में डिस्कस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक्सॉन एक लॉन्ग प्रोजेक्शन है, यहां पे भी इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही है। तो एक्सॉन को एक लॉन्ग प्रोजेक्शन फ्रॉम द सेल बॉडी बोला जाता है, लॉन्ग प्रोजेक्शन फ्रॉम सेल बॉडी। अब एक्सॉन पे डिपेंड्स क्यों करता है कि एक्सॉन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी क्या है, इसके बाहर भी एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है। बहुत मैं बोर्ड को, इस डायग्राम को मैं डर्टी नहीं करूंगा, इसके बाहर भी फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसको बोलते हैं ECF, ओके। और इंटरनली भी एक फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसे हम एक्सोप्लाज्म या ICF बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म या इंट्रासेलुलर फ्लूइड, तो ICF, ठीक है। इन दो बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ओके, एंड ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। और इन दोनों फ्लूइड पे बेस्ड है सोडियम एंड पोटेशियम का कंसंट्रेशन, जिससे जनरेशन होगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स का। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके जस्ट बाद ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। तो ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सॉन पे ही इंपल्स का जनरेशन होता है। सो इट जनरेट्स इंपल्स, it generates impulse, ये इसका एक फंक्शन है। एंड ये जो फ्लो आ रहा है, इस फ्लो को भी आपको समझना है, ये एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स मतलब एक इलेक्ट्रिक करंट इससे ट्रेवल कर रहा है। अब बात बहुत ध्यान से आपको समझना क्या है कि नेचर मतलब गॉड ने हमें कितनी सारी प्रोटेक्टिव कवरिंग दी है, क्योंकि अगर ये करंट दूसरे न्यूरॉन के कांटेक्ट में आएगा तो न्यूरॉन्स की बस्टिंग हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर कितनी सारी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, स्वान सेल्स है, देन एक फैटी टिश्यू की कवरिंग है, माइलिन शीट। ये पूरा जो प्रोटेक्शन मिलता है एक्सॉन को, वो इसीलिए मिलता है ताकि फ्लो यूनिडायरेक्शनल मेंटेन रहे। इस चीज को समझिएगा आप लोग। अब इस फैटी टिश्यू की कवरिंग के बाद, न्यूरिलेमा के बाद, स्वान सेल कवरिंग के बाद, ये जो फ्लो है, इस फ्लो को भी आपको समझना है। ये आप गैप देख रहे हैं, जिसे हम, इस गैप को हम नोड ऑफ रेनवीर बोलते हैं। इस नोड ऑफ रेनवीर के पोर्शन की तरफ जो मैसेज है वो क्रॉस नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप लोगों को लोअर क्लासेस में शायद नहीं बताया जाता है, बट यहां पे ये चीज आपको समझनी है कि ये मैसेज जो है वो यहां से इसको क्रॉस नहीं करेगा। तो मैसेज कैसे क्रॉस होके आएगा, ये इस तरह से ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है नोड ऑफ रेनवीर, ये वो पोर्शन है जहां पे माइलिन शीट एब्सेंट है। और माइलिन शीट यहां पे एब्सेंट क्यों है? क्योंकि इसी पर्टिकुलर प्लेस से न्यूरॉन्स का जनरेशन होता है। तो ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझना है कि फ्लो जो है इंपल्स का वो इस तरह से होगा। क्लियर? तो अब हम लोगों ने एक्सॉन के बाद जो चीज डिस्कस की है वो है स्वान सेल्स। तो स्वान सेल्स का जो फंक्शन क्या है, यानी आउटर टू एक्सॉन, एक्सोलेमा, मैं यहां पे मेंशन भी कर दे रहा हूं, प्लाज्मा लेमा इज नोन एज, प्लाज्मा लेमा is known as exolema, okay, and outer to exolema there is a swan cell, and एक स्पेशलाइज्ड सेल है
फॉर द प्रोटेक्शन, क्योंकि सबसे पहला काम तो यही है कि एक्सॉन को प्रोटेक्शन तो दे ही रहा है, इट गिव्स प्रोटेक्शन एज वेल एज इट हेल्प्स इन द रिजनरेशन ऑफ न्यूरॉन, तो आपको एक्सॉन भी समझ में आ गया है, एक्सोलेमा भी क्लियर है, स्वान सेल्स भी क्लियर है। अब हम लोग माइलिन शीट की तरफ चलेंगे। अब माइलिन शीट का जो फंक्शन है, देखिए माइलिन शीट क्या है, माइलिन शीट को व्हाइट इंसुलेटिंग शीट बोला जाता है। ये व्हाइट इंसुलेटिंग शीट है, व्हाइट इंसुलेटिंग शीट। और इस व्हाइट इंसुलेटिंग शीट का फंक्शन क्या है, ये एक्सॉन को इंसुलेशन देता है। इंसुलेशन का मतलब आप लोग जानते होंगे, कभी आपने अगर इलेक्ट्रिक पोल्स देखे हैं तो उसके ऊपर बोन चाइना की प्लेट्स रखी होती है, जो कि इंसुलेशन का काम करता है, जो पोल्स पे करंट नहीं उतरने देगा। माइलिन शीट का भी फंक्शन ऑलमोस्ट वैसा ही है। ये जो सराउंडिंग्स में इसके न्यूरॉन्स है या कोई भी पार्ट ऐसा है जो डैमेज हो सकता है, तो उस पार्ट को ये बचाता है। क्यों बचा लेता है ये? क्योंकि माइलिन शीट इज कंपोज्ड ऑफ, it's a fatty tissue covering, it is made up of fatty tissue. It's a fatty tissue covering, and it also gives protection to axon. तो माइलिन शीट को भी हम लोग समझ लिया, क्योंकि अभी हम लोग फिजियोलॉजी में जब इसकी पूरी ट्रांसमिशन या इसकी पूरे फंक्शनिंग को समझेंगे तो इनके बारे में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आप देखिए, साइटोन भी क्लियर हमारा, डेंड्रॉन भी हमने कवर कर लिया, डेंड्राइटिस भी कवर किया, निसल ग्रैनुल्स कवर हो चुका है, एक्सॉन क्लियर है, स्वान सेल हम कवर कर चुके हैं, माइलिन शीट भी हम कवर कर चुके हैं। अब बारी है उस पोर्शन की जो यहां पे आप देख रहे हैं, ये एक्सॉन एंडिंग्स है, और एक्सॉन एंडिंग्स में आने के बाद ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, इसको सिनैप्टिक नोब बोला जाता है। सिनैप्टिक नोब का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सिनैप्टिक नोब जो है, माइलिन शीट के बाद हम लोग सिनैप्टिक नोब के पास आ रहे हैं, कि नोड ऑफ रेनवीर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सिनैप्टिक नोब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स ये रेगुलेट करते हैं, ये एक हार्मोनल काइंड ऑफ सब्सटेंस है जिनका मेन फंक्शन क्या है, ये रेगुलेट करना कि या तो मैसेज आगे हम डिलीवर करें या उसको वहीं सुप्रेस्ड कर दें। अब आप समझिएगा कंडीशन में कि ये चीज कैसे फंक्शन करता है। सपोज आपको सरप्राइज मिल जाए, कोई आपको आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स आपको सरप्राइजली एक गिफ्ट आपको दे दे, जिसके बारे में आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, तो क्या होगा? अचानक से आपके अंदर एक्साइटमेंट डेवलप होगा, बहुत एक्साइटमेंट में आप हंसोगे, आप बिल्कुल उस चीज को लोगों को बताओगे, अपने फ्रेंड्स को बताओगे। बट उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जब ब्रेन ये नोटिस करता है कि एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज्यादा है, तो वो कोशिश करता है कि नेक्स्ट न्यूरॉन तक उस मैसेज को ना भेजा जाए। तो ये करेगा क्या? मान लीजिए यहां पे भी न्यूरॉन है, अगर यहां पे भी न्यूरॉन्स हैं, तो अगले न्यूरॉन को मैसेज देना है या नहीं देना है, ये पूरा सिस्टम इस पे बेस्ड है, न्यूरोट्रांसमीटर्स पे। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स में जो सबसे कॉमन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे डोपामाइन है, एसिटाइलकोलामाइन है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स में एग्जांपल्स आप ले सकते हैं डोपामाइन का या एसिटाइलकोलिन का, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? ये रेगुलेट करता है, रेगुलेशन ऑफ इंपल्स। मैं बार बार समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि ये न्यूरोट्रांसमीटर ही डिसाइड करते हैं कि इंपल्स हमें आगे सेंड करना है, डिलीवर करना है, या वहीं पे इसको सुप्रेस्ड कर देना है। तो एक्साइटमेंट के बाद क्या होता है, जब आप एक्साइटेड होके सबको ये अपना मैसेज कन्वे कर देते हो कि आपको कुछ गिफ्ट मिला है आपके पेरेंट्स से, आपकी फैमिली से, उसके बाद आपकी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाती है। वो कंडीशन सबकी लाइफ में कई बार आता है।
बहुत सारे कंडीशन है जहां पे आपको एक्साइटमेंट डेवलप होता है। सडनली आपके पेरेंट्स या आपके कोई फ्रेंड आपको बोले कि आज हम लोग बाहर खाने को चलते हैं या किसी मूवी पे चलते हैं जो प्लान नहीं था, तो उस टाइम पे क्या होगा, एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा हो जाती है, अब जल्दी जल्दी रेडी होना स्टार्ट हो जाते हो। बट जैसे ही वो सारा सिनेरियो कंप्लीट हो जाता है, आप रिलैक्स होने लगते हो। तो इस चीज का रेगुलेशन न्यूरोट्रांसमीटर्स करेंगे, यानी रेगुलेशन ऑफ इंपल्स। कि ये दो तरीके से है न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये भी आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। या तो ये मैसेज को डिलीवर करेगा, ओके, या ये मैसेज को सप्रेस करेगा। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है, ये एक बार आप बहुत अच्छे से समझ लें कि इसी पे बेस्ड है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। एंड मैं जल्दी से क्विक रिव्यू दे रहा हूं, इसको आप समझिएगा। ठीक, डेंड्रॉन जो कि साइटोन की प्रोडक्शन है, एंड ये नंबर ऑफ डेंड्रॉन है ताकि ये रिसीव करे मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन। साइटोन इसका सेल बॉडी वाला पोर्शन है। तो ये अंडरस्टूड है कि जो प्लाज्मा लेमा के इंटरनल पोर्शन पे, यानी जो साइटोप्लाज्म एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स वाला पोर्शन है, उसे हम साइटोन या सोमा बोलते हैं। सेल बॉडी विद न्यूक्लियस, ओके। अब इसमें भी स्पेशलाइज्ड चीज क्या थी, सेंट्रियोल एब्सेंट था, यानी ये डिवाइड नहीं होगा। एंड निसल ग्रैन्युल्स की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ब्रेकडाउन से ही बनते हैं। तो फंक्शन भी इसका सेम रहेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। फिर एक्सॉन का भी मेजर फंक्शन क्या था, इंपल्स को जनरेट करना। ये कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पे बेस्ड है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड एक्सॉन की कवरिंग है, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। एक्सॉन की कवरिंग एक्सोलेमा, देन स्वान सेल, देन माइलिन शीट, और ये सारा जो कवरिंग है ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। और इलेक्ट्रिकल इंपल्स है तो बाकी न्यूरॉन्स बर्स्ट ना हो, बाकी सेल्स जो है न्यूरोग्लिया है, एपेंडाइमल सेल, ये बर्स्ट ना हो, तो ये सारी कवरिंग ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। और ये नोड ऑफ रैंडविल वाला पोर्शन, तो ये जो गैप्स आप देख रहे हो, नोड ऑफ रैंडविल वाला पोर्शन, इस पोर्शन से इंपल्स सीधा ट्रैवल नहीं होगा, ये इंपल्स इस तरह से जंप कर करके ट्रैवल होगा, ओके। तो ये जो पोर्शन इसलिए वैकेंट है क्योंकि यहां से न्यूरॉन रिजनरेट होता है। अब ये अंडरस्टूड है, ये डिवाइड तो करेगा नहीं, बट ये रिजनरेट हो जाता है। फिर ये पोर्शन एक्सॉन की एंडिंग्स पे आके फिनिश होता है विद सिनैप्टिक नोड, जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स को जानने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स का जनरेशन कैसे होगा। जनरेशन के अलावा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जनरेट तो करेगा, ये कंडक्शन भी करेगा। तो हमें दोनों पॉइंट पे काम करना है कि जनरेशन कैसे होगा एंड कंडक्शन कैसे होगा। अब ये पूरा फंक्शन यानी जनरेशन ऑफ इंपल्स एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स न्यूरॉन पे बेस्ड है। मैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुका हूं, मैं आपको वो सारे स्ट्रक्चर समझा चुका हूं जो इसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन में इंपॉर्टेंट है। अब न्यूरॉन के साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि न्यूरॉन के पास जो प्रॉपर्टी है वो है कि ये हाईली एक्साइटेबल प्रॉपर्टी को लेके चलता है। हाईली एक्साइटेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल सेल्स में और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस क्या है। नॉर्मल सेल भी एक्साइट होते हैं बट न्यूरॉन्स हाईली एक्साइट होता है। अब ये हाईली एक्साइट अगर ना हो तो आपकी बॉडी में इंपल्स का ना तो जनरेशन हो पाएगा ना कंडक्शन हो पाएगा। अब इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये प्रॉपर्टी कैसे हेल्पफुल है इन द जनरेशन ऑफ इंपल्स एंड इन द कंडक्शन ऑफ इंपल्स। बात अगर न्यूरॉन की कर रहा हूं मैं, तो न्यूरॉन या कोई भी सेल हो, किसी भी सेल की प्रॉपर्टी को जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका एक्सटर्नल मीडियम जानना एंड उसका इंटरनल मीडियम जानना। क्योंकि आप जानते हो, आप इंपल्स की बात कर रहे हो, आप एक इलेक्ट्रिकल करंट की बात कर रहे हो, तो वो डिपेंड करेगा कि किसी भी सेल का आउटर एंड इनर एनवायरनमेंट कैसा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस सेल को लेके चल रहा हूं,
ठीक है। तो सेल के बाहर क्या है, सेल के बाहर जो है वो ECF है। मैं इसको सिर्फ न्यूरॉन मान के चल रहा हूं, एक सेल और इस मेम्ब्रेन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो सेल के मेम्ब्रेन के बाहर जो पोर्शन है वो ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वरी करता है इससे, यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड से। ये क्यों वरी करता है? क्योंकि अगर आप सबसे पहला सेल, जहां से ओरिजिन ऑफ सेल की बात हुई थी, आपको याद होगा सबसे पहला सेल, और आपको नहीं भी पता है तो आप ये समझ लीजिए, सबसे पहला सेल जो आया था वो सी वाटर में आया था। सी वाटर में, यानी सी का जो वाटर है वो कैसा है, वो सेलाइन है। सेलाइन का मतलब सोडियम एंड क्लोराइड, एंड उसमें जो सेल का फॉर्मेशन हुआ था, तो उससे एक चीज तो क्लियर थी कि उस सेल के बाहर का जो मीडियम था, इसमें सोडियम एंड क्लोराइड का कंसंट्रेशन ज्यादा था। बात समझ में आ रही होगी कि सेलाइन वाटर तो सॉल्टी होता है। इंटरनली जो कंसंट्रेशन था, ये जो कंडीशन मैं आज आपको बता रहा हूं, ये आज भी बिल्कुल वैसी ही है। वैसे ही क्यों है? क्योंकि ECF का कंसंट्रेशन भी सेलाइन वाटर की तरह ही होता है। ECF में भी सोडियम एंड क्लोराइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। और ये जो सेल के अंदर वाला पोर्शन है, इस पे आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, अगर आपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है तो आपने डेफिनेटली ये चीज पढ़ी होगी कि यहां प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये प्रोटीन्स नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। ओके, तो इसलिए सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो नेगेटिव चार्ज पे बेस्ड होता है। एज वेल एज इसके अंदर पोटेशियम का भी अच्छा खासा अमाउंट है। बाहर क्या है? बाहर सोडियम एंड क्लोराइड है, यानी बाहर केटाइन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो बाहर जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से मेंटेन है। तो पहले तो आपको ये एक बेसिक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि किसी भी सेल की प्रॉपर्टी जानने के लिए उसका सराउंडिंग एंड उसकी इंटरनल कंडीशन जानना बहुत जरूरी है। एंड मैं अगर ECF और ICF को कंपेयर करूं तो ECF में सोडियम एंड क्लोराइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, एंड ICF में पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। बट ये जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन इंटरनल मीडियम को, कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं नीट में या मेडिकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लाइक एम्स है, जुप्मा है, FMC है, इसमें क्या होता है कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, इसमें नेगेटिव चार्ज ही क्यों मेंटेन हुआ? क्योंकि ये प्रोटीन्स नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, एंड ड्यू टू प्रोटीन्स इंटरनल जो है वो नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन मेंटेन कर लेता है। अब इस कंडीशन को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये आप एक कंडीशन तो समझ गए, अब इस कंडीशन को मैं न्यूरॉन के जनरेशन एंड कंडक्शन को समझाने के लिए यूज करूंगा। तो मान लेते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है, हम इसको इस तरह से समझेंगे कि ये एक मेम्ब्रेन है। आपको याद होगा इससे पहले हम न्यूरॉन डिस्कस कर रहे थे, तो ये एक्सोन के बाहर का पोर्शन हो गया और ये एक्सोन के अंदर का पोर्शन हो गया। तो ये तो बाहर मैं बता चुका हूं, सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, केटाइन ज्यादा है, मैं बाहर ये मेंशन भी कर रहा हूं, यहां केटाइन ज्यादा है, तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे। ओके, ये मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ यानी आउटर की तरफ, और मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ, इनर की तरफ क्या होगा? ये जो पोर्शन होगा जिसमें प्रोटीन्स आप देख रहे हैं एंड ये पोटेशियम आप देख रहे हैं, तो इंटरनली नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रहेगा।
ओके, तो ये इनर कंसंट्रेशन हो गया, यहां एनायन ज्यादा होंगे, ये चीज आपको समझनी है बहुत अच्छे से। तो इस केटाइन और एनाइन के डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि ये जो पोर्शन है ये एक कंडीशन डेवलप करेगा मेम्ब्रेन के लिए, जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है कि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रहे, केटाइन मेंटेन रहे एंड इंटरनली एनायन मेंटेन रहे। तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे कोई हलचल होगी तब इंपल्स का जनरेशन होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पे कोई हलचल होगी तो जनरेशन होगा इंपल्स का। तो इस चीज को मेंटेन करना जरूरी है एंड इस कंडीशन को बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि -70 मिलीवोल्ट का होता है। ओके, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब वो कंडीशन जब सेल आपका स्टेबल है, जिसमें बाहर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज यानी केटाइंस का कंसंट्रेशन मेंटेन है एंड इंटरनली नेगेटिव चार्ज यानी एनायन का कंसंट्रेशन मेंटेन है। तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसको भी मेजर किया गया है -70 MV, क्योंकि हर चीज हम अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी में मेजर करते हैं। यानी हमारे लिए साइंस में, बायो में, मेडिकल फील्ड में हर चीज का मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है। तो यहां हम लोग माइक्रो इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं और इस माइक्रो इलेक्ट्रोड से, ये माइक्रो इलेक्ट्रोड है और ये माइक्रो इलेक्ट्रोड से हम इंटरनल कंडीशन को जानते हैं। अब आपको चीज और बता दूं, जब इंपल्स जनरेट होगा तो यानी इस पे हलचल होगी ना, इसलिए बॉडी में इसका कंसंट्रेशन एंड इंटरनल कंसंट्रेशन मेंटेन होना इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज का मेजरमेंट में बता रहा था माइक्रो इलेक्ट्रोड, जो कि नॉर्मल रेस्ट पेयर मेम्ब्रेन है, जिसमें स्टेबिलिटी है, कोई हलचल नहीं हो रही है, तो ये -70 MV आएगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी लैंग्वेज में कहें कि मुझे दर्द हो रहा है, बट ये दर्द उन लोगों के लिए है जिनके पास साइंस का नॉलेज नहीं है, बिकॉज साइंस में दर्द के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है कि कितना दर्द हो रहा है, यानी हर चीज को साइंस में आपको मेजर करना है। तो यहां पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन को मेजर किया गया है, क्योंकि ये आप देखोगे जब एक्शन पोटेंशियल होगा, जब चेंज होगी कंडीशन, तो ये कंडीशन बदलेगी। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम पोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं। पोलराइज्ड स्टेट का मतलब जो कंडीशन है वो स्टेबल है, यानी जो सोडियम एंड जो केटाइंस एंड इंटरनल जो पोटेशियम एंड जो एनाइंस है उनका कंसंट्रेशन मेंटेन है। तो ये तो हो गई पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, इस पे आपको ध्यान देना है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन तो आपको समझ में आ गया, बहुत समराइज्ड फॉर्म में बाहर सोडियम एंड क्लोराइड का कंसंट्रेशन मेंटेन होना चाहिए, सोडियम एंड मेनली केटाइंस का, इंटरनली पोटेशियम एंड एनाइंस का। बट होगा क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। अब होगा क्या कि इस मेम्ब्रेन में, मैं इस चीज को रब कर रहा हूं क्योंकि इसका भी फिलहाल यूज नहीं है, इस मेम्ब्रेन में चेंजेस कैसे आएंगे ये आपको समझना है। तो बाहर क्या था, सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में जो कंडीशन बनती है उस टाइम पे होगा क्या, ये जो सोडियम की मतलब अंदर क्या है, अंदर पोटेशियम है या प्रोटीन की वजह से नेगेटिव चार्ज है, यहां हम पोटेशियम को लेके चलेंगे, यहां हम सोडियम को लेके चलेंगे। अब होगा क्या, ये चीज आपने सेल मेम्ब्रेन का अगर फ्लूइड मोज़ार्ट मॉडल पढ़ा है तब भी आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस आपको समझना है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए। अब इस कंडीशन में होता क्या है, जो पोटेशियम के चैनल्स हैं, पोटेशियम के जो चैनल्स हैं, ये पोटेशियम के चैनल्स हैं, मैं जो ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं,
तो ये पोटेशियम के चैनल्स तो क्लोज्ड हैं, बट कुछ चैनल्स पोटेशियम के ओपन होते हैं। ठीक है, ये आप देखिए यहां से ये पोटेशियम का चैनल जो है ये ओपन है। ठीक है, मैं इसको जरा दूसरे मार्कर से शो कर दूं ताकि आप उस कंडीशन को समझें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैनल को हम बोलते हैं लीकी चैनल ऑफ पोटेशियम। तो ये लीकी चैनल है पोटेशियम का। ठीक है, बात आपको बहुत ध्यान समझनी है। बट इस कंडीशन में जो नेक्स्ट हमारा आयनिक चैनल है वो सोडियम का है, एंड सोडियम का जो चैनल है वो सोडियम का चैनल जो है वो कंप्लीटली क्लोज्ड रहेगा। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि पोटेशियम के चैनल भी मैक्सिमम क्लोज्ड ही रहेंगे, बट कुछ पोटेशियम के चैनल्स ओपन रहते हैं जिसको लीकी चैनल बोला जाता है, जिससे पोटेशियम रिलीज होता रहता है। ठीक है, कुछ अमाउंट पोटेशियम का रिलीज होगा ईसीएफ के लिए, बट सोडियम का चैनल कंप्लीटली क्लोज्ड रहेगा, यानी सोडियम अंदर नहीं आएगा। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए होगा क्या? अब देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन है, मगर जब एक्शन पोटेंशियल होता है तो सोडियम अंदर आ जाता है। मैं फिलहाल एक चीज आपको बता दूं, अभी सोडियम को हम अंदर लेके नहीं आ रहे हैं, बट फिर भी एक बात दिमाग में आपको रखनी है कि अंदर भी कुछ सोडियम के आयंस प्रेजेंट है, अंदर भी सोडियम के आयंस प्रेजेंट है, एंड सिमिलरली कुछ बाहर भी पोटेशियम के आयंस प्रेजेंट है। ओके, तो इसमें होता क्या है, ये जो मेम्ब्रेन है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए -70 मिलीवोल्ट को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप को यूज करता है। और सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये एटीपी को यूज करेगा, ये एटीपी के साथ बाइंड हो जाएगा। ओके, तो ये एटीपी को यूज करेगा, और एटीपी को यूज करने के बाद ये करेगा क्या, ये यहां पे 3 सोडियम को बाइंड करेगा, यहां सोडियम को ये बाइंड करेगा, ये सारे सोडियम बाइंड हो जाएंगे यहां पे। ओके, और इसमें यानी वो बाहर की तरफ ये पोटेशियम को बाइंड करेगा, यानी बाहर की तरफ ये जो बाइंडिंग हो रही है ये पोटेशियम की बाइंडिंग हो रही है। तो एटीपी को यूज करके क्या करेगा, ये इस पंप को, सोडियम पोटेशियम पंप को ये रोटेट कर देगा। जब ये रोटेट करेगा, ये घुमाएगा इसको, तो सोडियम बाहर की तरफ चले जाएंगे एंड पोटेशियम अंदर की तरफ रहेंगे। यानी ये जो सोडियम है ये बाहर की तरफ चले जाएंगे एंड ये जो पोटेशियम है ये अंदर की तरफ आ जाएंगे बाय द यूज ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये इतनी एटीपी खर्च करता है टू मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो पहली बात तो आपको ये समझनी है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप का भी यूज होता है, और इसके यूज के लिए एटीपी का भी खर्च होगा। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या बताता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी -70 मिलीवोल्ट को मेंटेन करने के लिए जो कंडीशन है ईसीएफ में बाहर की तरफ सेल से वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन से मेंटेन हो, एंड अंदर की तरफ ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि ये नेगेटिव जो आयन का कंसंट्रेशन बन रहा है या नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन जो बन रहा है वो बिकॉज ऑफ प्रोटीन बन रहा है। तो एक कंडीशन तो आपको समझ में आ गई रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हम समझेंगे कि एक्शन पोटेंशियल कैसे होगा, यानी पोलराइज्ड से डीपोलराइज्ड कैसे हो। तो पोलराइज्ड स्टेट एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन को समझने के बाद डीपोलराइज्ड कैसे होगा ये आपको समझना है। तो यहां मैं 2 सेल का जो डिफरेंस दिखाऊंगा, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा कि चेंज आया क्यों या इंपल्स जनरेट कैसे होगी। तो ये वो सेल जिसमें हम उस कंडीशन को मेंटेन कर रहे थे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे है।
तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे कंडीशन क्या थी? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे कंडीशन ये थी कि बाहर हमने पॉजिटिव्स को मेंटेन कर रखा था और अंदर हमने नेगेटिव को मेंटेन करके रखा था। तो ये जो कंडीशन थी ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन थी जो कि -70 मिलीवोल्ट थी। अब होगा क्या, जैसे ही इस मेम्ब्रेन पे कोई स्टिमुलाई आएगा, कोई इंपल्स आएगा, फॉर एग्जांपल यहां नॉक कर रहा हूं मैं, यहां टैप कर रहा हूं मैं, तो ये इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन तक जा रहा है क्योंकि मैं स्टिमुलाई रिसीव कर रहा हूं, यानी मैं एक सिग्नल कैच कर रहा हूं। तो जैसे ही सिग्नल यहां पहुंचेगा या इंपल्स पहुंचेगा या स्टिमुलाई पहुंचेगा, तो होगा क्या, ये स्टिमुलाई यहां पहुंच रहा है। तो जैसे स्टिमुलाई पहुंचेगा सोडियम के चैनल्स खुल जाएंगे और सोडियम अंदर की तरफ आने लगेगा। यानी मैं सिर्फ एक सेल का कंपैरिजन बता रहा हूं, फिर मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा कि चेंजेस कहां आएंगे। तो सेकंड कंडीशन में क्या होगा, जब चेंजेस आएंगे तो जो बाहर का कंसंट्रेशन था सोडियम का, वो सोडियम अंदर की तरफ मूव करने लगेगा, यानी अंदर की तरफ पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। बात बहुत ध्यान से आपको समझना है कि इंपल्स को रिसीव करते ही सोडियम के चैनल्स ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम के चैनल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं समझाऊंगा इस चीज को। तो इस सोडियम की एंट्री से अंदर और बाहर की कंडीशन अब बदल चुकी है। अंदर पॉजिटिव चार्ज हो चुका है एंड बाहर नेगेटिव चार्ज हो चुका है। ठीक, तो जो पोलराइज्ड स्टेट था ये क्या था, ये पोलराइज्ड स्टेट था। अब जब आयन की मूवमेंट हो गई, पॉजिटिव अंदर चला गया, नेगेटिव बाहर आ गया, इस कंडीशन को बोलते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। डीपोलराइज्ड स्टेट, एंड ये क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से डेवलप हुआ। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से अंदर का चार्ज जो है वो +50 MV आ जाता है। ठीक है, +50 माइक्रोवोल्ट। अब इस कंडीशन को हम समझेंगे अगेन विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन कि कैसे ये कंडीशन डिफर करती है, कैसे ये कंडीशन वरी करती है। तो मैं इस चीज को समझाने के लिए फिर से उसी फॉर्म में आऊंगा कि सोडियम एंड पोटेशियम का पंप और सोडियम एंड पोटेशियम के जो आयन चैनल्स थे वो कैसे एक्शन लेंगे, कैसे वो चेंज होंगे। तो अगेन ये वो कंडीशन थी जिसमें बाहर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन की कंडीशन थी, बाहर कैटायन ज्यादा थे और अंदर एनायन ज्यादा थे। ठीक है, ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है। और जो पोटेशियम के चैनल्स थे, वो पोटेशियम के चैनल्स जो थे वो क्लोज्ड थे एंड कुछ चैनल्स जो थे वो ओपन थे। तो पोटेशियम के चैनल्स तो क्लोज्ड थे, ओके, एंड यहां एक चैनल हम लोग ओपन करके लेके चलेंगे। तो ये वाला जो चैनल था ये पोटेशियम का चैनल था जहां पोटेशियम रिलीज हो रहा था, लीकी चैनल। ओके, तो ये लीकी चैनल था। एंड सेकेंड जो आपने देखा था वो देखा था सोडियम के चैनल जो कंप्लीटली क्लोज्ड थे रेस्टिंग मेम्ब्रेन में। सोडियम के चैनल जो कंप्लीटली क्लोज्ड थे, ठीक है, ये सोडियम के चैनल थे जो कि क्लोज्ड थे। बट जैसे ही इंपल्स आएगा, इंपल्स यानी जैसे कोई स्टिमुलाई आएगा, ये स्टिमुलाई आ रहा है मेम्ब्रेन पे, ये स्टिमुलाई आ रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा चेंज क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है कि सोडियम के चैनल्स जो है वो खुल जाएंगे। जब सोडियम के चैनल्स खुल जाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए सोडियम के चैनल सब खुल गए हैं। सोडियम के चैनल्स खुलने से क्या होगा, सोडियम अंदर की तरफ मूव करेगा, यानी अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
पोटेशियम में तो कोई फर्क नहीं है, पोटेशियम तो पहले से ही लीकी चैनल्स के थ्रू रिलीज हो रहा था। तो ये जो मूवमेंट हुआ है सोडियम का फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल, इस कंडीशन को बोलते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट, एंड यहीं से इंपल्स का जनरेशन होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन का मतलब स्टेबल कंडीशन थी, इंपल्स का जनरेशन नहीं हुआ था, बट यहां जैसे ही चैनल्स ओपन होंगे इंपल्स का जनरेशन होगा। तो ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट, डीपोलराइज्ड स्टेट। अब होगा क्या, अच्छा इस कंडीशन में भी आप देखें सोडियम एंड पोटेशियम पंप जो था, सोडियम एंड जो पोटेशियम पंप था, ये भी इस समय एक्टिव नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा। क्योंकि देखिए जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की मैंने बात की थी तो मैंने क्या कहा था कि सोडियम को ये अंदर से बाहर की तरफ पंप करेगा ना। वो सोडियम जब हम लोग कह रहे थे, जब मैं बात कर रहा था कि कुछ सोडियम प्रेजेंट होते हैं, तो ये सोडियम तब आएंगे या सोडियम तब प्रेजेंट होंगे जब इंपल्स आएगा। तो ये कंडीशन हो गई डीपोलराइज्ड फॉर्म। बट अगर इस कंडीशन को अब स्टेबल करना है, स्टेबल करने का मतलब दोबारा इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे लाना है, तो हमें फिर से सोडियम के चैनल को बंद करना पड़ेगा। यानी अगर मैं इसको नेक्स्ट फॉर्म में लेके आऊं, इस डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊं आपको, ये तो हो गई हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ था, ये आप मान के चले कि ये सोडियम का कंसंट्रेशन जो था ये बढ़ा हुआ था और अंदर की तरफ चार्ज पॉजिटिव मेंटेन हो चुका था। ये डिपोलराइज्ड कंडीशन में हुआ था। और नॉर्मली क्या होता है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज था ना, बाहर की तरफ पॉजिटिव था, मगर अब कंडीशन डिपोलराइज्ड हो चुकी थी तो बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज था। अब हमें करना क्या है, दोबारा इस कंडीशन पे आना है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन की तरफ आना है। तो सबसे पहला काम हमें करना क्या होगा, सोडियम के चैनल्स को दोबारा बंद करना पड़ेगा। यानी सोडियम का जो चैनल है ये दोबारा बंद होगा, सोडियम के चैनल्स बंद हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर सोडियम के चैनल्स बंद हो जाएंगे तो सोडियम कैसे अपने एक्चुअल कंडीशन में, यानी एक्चुअल स्टेट पे, एक्चुअल लोकेशन पे वापस आएगा। ये आप लोग तो जानते हैं सोडियम पोटेशियम पंप इसीलिए स्पेशलाइज्ड है। एंड सेकंड कंडीशन क्या थी, पोटेशियम आयन वो तो अपना जो फॉर्म है उसी फॉर्म को लेके चलेगा। मैं यहाँ पे दो ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, एक वो कंडीशन जहां पे ये चैनल क्लोज्ड है एंड एक वो कंडीशन जहां पे ये चैनल ओपन है। क्लियर? मगर अब हमें करना क्या है, हमें रिपोलराइज्ड करना है। डिपोलराइज्ड का मतलब क्या था, डिपोलराइज्ड का मतलब आयन के पोजीशन में चेंज आया, पॉजिटिव अंदर आ गया था, नेगेटिव बाहर चला गया था। अब दोबारा उस पोलराइज्ड फॉर्म में आना है, रीपोलराइज्ड करना है, दोबारा पोलराइज्ड करना है, तो हमें अगेन सोडियम को बाहर फेंकना पड़ेगा। और इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से यूज करना है सोडियम पोटेशियम पंप का। एंड सोडियम पोटेशियम पंप में सोडियम पोटेशियम पंप में हमें फिर से एटीपी को बाइंड कराना है। एटीपी को जब बाइंड कराएंगे एंड हम क्या करेंगे, अब यहां पे सोडियम को बाइंड करना स्टार्ट करेंगे। इस चीज को बहुत ध्यान से आपको समझना है क्योंकि अब आप रिपोलराइज्ड फॉर्म में जा रहे हो, रिपोलराइज्ड फॉर्म में जा रहे हो। एंड रिपोलराइज्ड के लिए आपको एक्चुअल कंडीशन बनानी है ना, मतलब ये कंडीशन आपको दोबारा बनानी है रिपोलराइज्ड के लिए। तो सोडियम यहां बाइंड हो जाएगा एंड सोडियम जैसे यहां बाइंड होगा तो वैसे ही यहां पे पोटेशियम बाइंड होगा। तो यहां पोटेशियम बाइंड हुआ, ओके, ये पोटेशियम बाइंड हुआ है और यहां सोडियम बाइंड हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए कंडीशन हमारी +50 की थी। अब ये धीरे धीरे, बात बहुत ध्यान से समझनी है आपको, ये धीरे धीरे फिर से एटीपी को यूज करके सोडियम को बाहर फेंकेगा। ये घूमेगा, ये रोटेट होगा, तीन सोडियम आयन से ये बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। तो
जो कंडीशन चेंज हुई थी -70 से +50 की तरफ, ये धीरे धीरे वापस आएगी, +40 होगा, +30, +20, +10, then 0, then -20, -30, -40 and ultimately -70। तो ये तब तक मूव करता रहेगा, ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक -70 वाली कंडीशन रिस्टोर ना हो जाए। और ये पूरा जो कंडीशन था, ये रिपोलराइज स्टेट का सबसे बेस्ट प्रोसेस है जो सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन करता है। तो ये जनरेशन ऑफ इंपल्स एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स रिपोलराइज्ड फॉर्म में अगर आपको समझ में आ गया हो, तो हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को मैं समझाऊंगा आपको नंबर ऑफ सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स के साथ। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स।